शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, लेगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। हमने सारे कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है, सब्र के साथ पढ़ा है हमने के, जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए के। और मैंने आपको कई सारे बेटा एमसीक्यू दिए, बूस्टर शीट के अंदर भी दिए, डीपीपी के अंदर भी दिए, तो प्लीज उनको रिवाइज करते रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो कलेक्शन है। क्लियर? ठीक है। एक कई बच्चों का बोलना है सर डीपीपी में मालूम नहीं चलता किस चैप्टर का डीपीपी है। तो एक काम करो बेटा कि ये थोड़ा सा आपको, देखो हर काम मैं अपने एंड पे करूं उससे बेहतर थोड़ा सा आप खुद भी प्रयास करें। तो एक पतली कॉपी बनाइए, उस कॉपी में जो भी डीपीपी सॉल्व करते हैं उसका नंबर लिखिए और किस टॉपिक के ऊपर था वो भी वहां पे नोट कर लीजिए, किस सब टॉपिक के ऊपर था, ठीक है। उससे आपको ही हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में, ठीक है ना। हम लोग अपने एंड पे कर रहे हैं लेकिन उसके पहले आप भी अपने एंड पे कुछ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे हर बार होता है कि लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मेरे कमांडो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो तैयार है आप लोग? यस सर, बोलिए जोर से। हाँ यस सर, तैयार है। चलिए, बताना है आपको बेटा सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग से तात्पर्य क्या है, ठीक है। आपको बतलाना है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कैटालिटिक राइबोसोमल आरएनए इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कैटालिटिक आरएनए कौन सा होता है, ठीक है। आपको बताना है कि वो क्या उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। विच इज द कैटालिटिक राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में पाए जाने वाले कैटालिटिक राइबोसोमल आरएनए को बतलाना है। टीआरएनए में चार्जिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। क्लियर? आपको बतलाना है मुझे कि आप बतलाएंगे कि जब एमिनो एसिड, जब एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए पर ट्रांसफर होता है, जब एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए पर ट्रांसफर होता है तो वहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है, ठीक है। नेम ऑफ द एंजाइम जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को टीआरएनए पर ट्रांसफर करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम बताइए जो एक्टिव एमिनो एसिड को टीआरएनए पर ट्रांसफर करने के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने है, इनके आप मुझे आंसर करेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूं एक पतली कॉपी बनाइए और उसमें ये जो क्लास के पहले जो क्वेश्चन पूछता हूं उसको भी नोट कर लिया करो बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपको लगता है कि कहीं पर कि ये बहुत कठिन चैप्टर था। ऑलमोस्ट हम आखिरी हिस्से में आ चुके हैं कि वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर, कि हम चैप्टर खत्म हो करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। आप बताइए इस पूरे सफर में कहीं आपको लगा कि चैप्टर ऐसा है जहां पर समझने में बड़ी दिक्कत है? नहीं, ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी 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 मिस्टीरियस थी, जिसको हमने जो है वो जब गुत्थी को सुलझाया, हमने जानने की कोशिश की तो बड़ा अच्छा हमको समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो दिमाग में हमको हमेशा रखनी होगी इस चैप्टर से जुड़ी बेटा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो पिछली क्लास में बात की थी हमने म्यूटेशन के ऊपर बात की थी के, तो हमने कहा था कि एक मामूली सा पॉइंट म्यूटेशन जो है जीन के अंदर के विद इन द जीन होता है, पॉइंट म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में होता है। तो एक कोड को बदल देने पर भी जो है वो काफी फर्क पड़ता है। एक जेनेटिक मैसेज को यदि आपने बदल दिया है तो उससे भी जो है काफी फर्क पड़ता है। उसका बेस्ट एग्जांपल था सिकल सेल एनीमिया, जहां पर कि जो है वो हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होती है उसके अंदर उसको बनाने वाले जीन के अंदर एक परिवर्तन
परिवर्तन हो गया था। 6th जो जेनेटिक मैसेज था वहां पर जो है वो CTC की बजाय CAC हो गया, इसलिए जेनेटिक कोड GAG से GUG हो गया। ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन वहां पर आ गया और इसके चलते जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाले हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो आरबीसी का पूरा शेप बदल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपको बताना है, हीमोग्लोबिन बी के HB में आपको बतलाना है हीमोग्लोबिन बी। ठीक है, हीमोग्लोबिन बी को बनाने वाला जीन किस क्रोमोसोम पे होता है, किस क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम नंबर आपको बतलाना है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को बनाने वाला जीन ह्यूमंस के अंदर किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। पिछली क्लास में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझा था। हमने कहा देखा था कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में राइबोसोम 1 by 1 जेनेटिक कोड को पढ़ता है। जेनेटिक कोड या कोडॉन mRNA पर होते हैं, mRNA पर राइबोसोम जेनेटिक कोड को पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग tRNA को कॉल करता है। tRNA मॉलिक्यूल इज द एडाप्टर मॉलिक्यूल जो एमिनो एसिड को कैरी करता है और एक के बाद एक एमिनो एसिड को वो वहां पे प्रोवाइड करेगा tRNA रिस्पेक्टिवली। हर एमिनो एसिड का अपना खुद का tRNA होता है, अपना खुद का उसका स्पेसिफिक tRNA होता है, वहां आके tRNA इसको डिलीवर करेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज यहां पर काम करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमेशा जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है वो टीआरएनए होता है जो मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। इनिशिएटर टीआरएनए वो टीआरएनए होता है जो मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो पहला जेनेटिक कोड हमेशा क्या होता है, एयूजी होता है। तो कोई पूछता है फर्स्ट एंटीकोडॉन क्या होता है, यूएसी होता है जो एयूजी को पहचानता है। ठीक है ना, फर्स्ट एमिनो एसिड क्या होता है, मिथ्योनिन होता है बेटा। के और इसके बाद क्या देखा हमने देखा था कि एक के बाद एक कोड को पढ़ते चले जाएंगे और प्रोटीन चेन बनती रहेगी। तो हमने ये पिछली क्लास में इस एनिमेशन को अच्छे से समझने की कोशिश की थी हमने। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हम ये बात समझ गए हैं कि हर एक प्रोटीन में जो एमिनो एसिड का जो चेन होता है, श्रृंखला होती है, उसमें जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है इट इज डिसाइडेड बाय द एमआरएनए। एंड एमआरएनए के पास वो सीक्वेंस कहां से आता है, जेनेटिक कोड या कोडॉन के रूप में होता है, वो आता है डीएनए से। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइनली डिसाइडेड बाय द डीएनए। ठीक है, क्लियर। फिर हमने देखा था कि एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जो होता है वो एक तरह का जटिल होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और उससे हम बोलते हैं एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। याद रखिएगा, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड जो होता है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है और ये टीआरएनए को जो है वो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए टीआरएनए केवल उसी एमिनो एसिड को कैप्चर करता है, उसी एमिनो एसिड को अपने साथ जोड़ेगा जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होगा। इसका मतलब यह है कि एंजाइम एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है, एंजाइम एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है वो टीआरएनए की चार्जिंग में रोल प्ले करता है। और टीआरएनए की चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है टीआरएनए पर एमिनो एसिड का जुड़ना। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड जो एमिनो एसिड जो टीआरएनए से जुड़ जाता है और जो एमआरएनए होता है सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से रिएक्ट करता है, देन उसके बाद लार्ज सब यूनिट से रिएक्ट करता है और फिर कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बन जाती है। क्लियर। आज बात करेंगे हम जीन रेगुलेशन के ऊपर। क्या आज हम बात करेंगे कि जीन रेगुलेशन क्या होता है। देखो बेटा, एक बात क्लियर है कि हम सब कैसे बने। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इस बात को समझते हैं कि हम सब का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि एवरीबॉडी की कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बनाने के लिए एक था मेल गैमेट, एक मेल गैमेट था। ठीक है, और एक था फीमेल गैमेट, है ना बेटा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, बनता है जाइगोट जो सिंगल सेल होता है, डिप्लॉइड टू एंड सिंगल सेल होता है। जाइगोट में होता है जाइगोट में होता है माइटोसिस। ठीक है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है, जाइगोट में होता है माइटोसिस, उससे क्या बनता है बेटा, उससे बनता है एम्ब्रियो। क्लियर। इतना हम जानते हैं कि हम सबका जो निर्माण है वो कैसे हुआ बेटा, वो एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से हुआ है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। उसके अंदर हुआ है माइटोसिस। और आपको मालूम है माइटोसिस जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर सेल को प्रोड्यूस करता है। यानी माइटोसिस से जो कोशिकाएं बनेंगी, सेल्स बनेंगी, वो सभी सेल्स जेनेटिकली एक समान होंगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा उनमें। क्लियर।
कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब यह है बेटा कि माइटोसिस से जो भी सेल्स बनती हैं वो जेनेटिकली सिमिलर सेल्स होती है और वो सेल्स में आपस में कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी किडनी की सेल लिवर की सेल के समान है, कि हमारी लिवर की सेल जो है वो न्यूरॉन के समान है, हमारा न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्लड सेल के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीवेयर के यानी यदि जहां जहां पर भी जीनोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, तो एक व्यक्ति जो होता है उसकी हर बॉडी की हर सेल में सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो सेल फाइनली जो है यानी हम सब एक सिंगल सेल थे, फिर उससे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, ऑर्गन्स बने और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारी हर सेल, लिवर की सेल के पास भी न्यूरॉन वाले जीन प्रेजेंट है, न्यूरॉन के पास भी लिवर की सेल वाले जीन प्रेजेंट है, एंड एवरीवेयर ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट, पूरा का पूरा कंप्लीट सेट वहां प्रेजेंट है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हार्ट सेल कैसे बन गई, न्यूरॉन्स कैसे बन गए, किडनी की सेल अलग क्यों है, लिवर की सेल अलग क्यों है, के क्वेश्चन तो ये उठता है दिमाग में कि भाई जब सब जीनोम एक जैसा है तो फिर ऐसा कैसे हो गया। के तो मैं हमेशा एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ लीजिए। ये बिल्कुल वैसी कहानी है कि आपके घर में एक न्यूज़पेपर आता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं हम दैनिक भास्कर हिंदी बेल्ट में बड़ा पॉपुलर अखबार है, स्पेशली मध्य प्रदेश में और जो आसपास का सेंट्रल इंडिया का रीजन है वहां पे दैनिक भास्कर, गुजरात में इसको दिव्य भास्कर बोलते हैं। इट इज वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर अमंग दी हिंदी ऑडियंस और रीजनल ऑडियंस, ठीक है। या हम टाइम्स ऑफ इंडिया बोल दें, ठीक है, जो इंग्लिश में बड़ा पॉपुलर अखबार है। तो हम इतना जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को घर में जैसे ही अखबार आया तो न्यूज़पेपर में सभी न्यूज़ है कि जस्ट इमेजिन के एक सीन इमेजिन कर रहे हैं हम कि अखबार घर में आया है और सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, घर में पापा पढ़ते हैं। ठीक है, जब वो सुबह सुबह जो है वो चाय पीते सबसे पहले वो अखबार खोलते और न्यूज़पेपर को पढ़ा उन्होंने। पापा का इंटरेस्ट किस चीज में, पापा का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, कि वो पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सी सरकार का क्या हो रहा है, कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, कि योगी जी क्या करने वाले हैं, कि कमलनाथ जी क्या करने वाले हैं, कि और हमारे यहाँ के जो है वो जो देवेंद्र फडणवीस जो है वो क्या करने वाले हैं। मतलब तमाम तरह की पॉलिटिकल जो न्यूज़ है उस पर इंटरेस्ट होते हैं पापा का, आपका। उन्होंने पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ा, कौन सी रैली कहाँ क्या होने वाली है, ठीक है। फिर उनका इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में कि मार्केट गिरेगा उठेगा, कि उन्होंने जो है कुछ शेयर खरीदे होंगे तो वो अखबार में खबर पढ़ते हैं कि हाँ भाई शेयर मार्केट बढ़ने के चांस है या घटने के चांस है, तो न्यूज़ पढ़ पापा ने अपना काम कर लिया। ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्मी खबर पढ़ने में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़े, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके पापा अखबार पढ़कर चले गए, अखबार वहां पढ़ा हुआ है। अब उस न्यूज़पेपर को किसने पढ़ा, उस न्यूज़पेपर को पढ़ा आपकी मम्मी ने। मम्मी का इंटरेस्ट अलग है, मम्मी का इंटरेस्ट है फिल्म में, उनको मूवीज अच्छी लगती हैं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा अच्छा कि अभी जो है वो एक मूवी रिलीज होने वाली है, उसमें इस हीरोइन की इस हीरो से शादी भी होने वाली है, कि असली में भी ये शादी करने वाले हैं। कि फिर उनको ये मालूम चला कि अच्छा रेखा जो है वो अभी कोई मूवी में आने वाली है। अब रेखा पुरानी एक्ट्रेस है, मम्मी को पता है, मम्मी इसके बारे में जानती है। कि फिर अमिताभ बच्चन की केबीसी में इसने इतना जीत लिया, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट है जो फिल्मी न्यूज में। और उसके अलावा मम्मी का इंटरेस्ट किसमें, कुकिंग में। कुकिंग में क्या खबर आई खबर ये कि रात का बचा हुआ खाना सुबह दोबारा से ठीक करके कैसे खिला सकते हैं कि आदमी को पता ही ना चले। ठीक है, मम्मी का बड़ा इंटरेस्ट कि भैया तो थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो उसको सुबह हम ऐसा चेंज कर दे कि वो एकदम नई डिश बन के सामने जाए। बोलना नहीं मम्मी को, मम्मी गुस्सा करेगी, नहीं तो बोलेगी सर क्या क्या सिखाते हो हमारे बच्चों को, गलत गलत चीज के, तो गलत। तो बता रहा हूं मम्मी का इंटरेस्ट डिफरेंट है ना, कि कैसे जो है वो कोई पकवान बना सकते हैं। ठीक है, कैसे जो है वो फूड को रीप्रोसेस कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट। के उनने अपने काम के अखबार में कोई ना कोई खबर होती है ऐसी के उन्होंने वो पढ़ लिया। फिर वही अखबार कहां गया, वही अखबार जो है वो आपके बड़े भाई के पास गया। बड़ा भाई जो है उसका इंटरेस्ट है किसमें, स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ लिया, उसने कि कौन फुटबॉल जीता, कौन क्रिकेट जीत के खेल रहा है के, और उसका वो इंटरेस्ट था, उसने वो जो है वो स्पोर्ट्स का उसने जो है वो कॉलम पढ़ा उसने। और उसने क्या सिटी में कहां पर क्या इवेंट होने वाला है, क्योंकि वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाएगा बाइक लेकर के और शाम को लौट के आएगा। कोई पूछेगा तो बोलेगा काम पे गया था, कॉलेज गया था, तो वो सुबह सुबह बाइक लेकर निकलने वाला है। तो उसने अपना पढ़ लिया कहां पे शहर में पेंटिंग हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे लोग जो है वो गप मारने के लिए जा रहे हैं, सारा उसने अखबार से न्यूज निकाल लिया और वो अपना तैयार हो गया। ठीक है,
अब अखबार आया आपके पास में, आपने भैया काम की न्यूज पढ़ी, आपने पढ़ा भाई कहीं एनटीए ने कुछ चोरी कर दिया है और हमारे जो है वो नीट एग्जाम के बारे में कोई खबर तो नहीं है कि आपने जो है काम की, फिर आपको पता है कि अरे एम्स में कुछ जीके टाइप का आएगा, तो आपने क्या पढ़ा, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई आर्टिकल था उसको पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया उसमें करंट अफेयर में कि कौन जो है वो अभी आईएमएफ की हेड बनी है, कौन जो है अभी यूएन के अंदर कहां मीटिंग चल रही है। आपने ऐसी न्यूज को पढ़ के आपने कहा यार कभी कभी एम्स में पूछ लेते, आपने नोट कर लिया उसको, आपका काम हो गया। अब वो अखबार गया सबसे छोटी वाली बहन के पास में, ठीक है, इमेजिन करते हैं फैमिली रिपोर्ट के, उसके पास गया। अब आपकी बहन ने, अब चूंकि वो जो है वो उसको पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसका के, और वो आप लोगों के समान जो है वो ज्यादा अखबार में, उसने सिंपल काम किया, पेंसिल उठाई उसने, ठीक है, पेंसिल उठाई उसने और उसने एक काम किया, उसने जो है वो ऐसे जहां दिखा उससे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, एक एक्ट्रेस है साबुन लेके खड़ी है के, तो उसने इसको जो है एक्ट्रेस के ऊपर ऐसे मूछे बना दी उसने क्या किया, उसके ऐसे मूछे बना दी उसने, ठीक है, आप खड़े हो जाओ, साबुन लेके के मूछे बना दी, नीचे दाढ़ी बना दी, ठीक है, ऐसे उसने अपना काम कर लिया। फिर उसको दिखाई पड़ा न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ किड्स का कॉर्नर था, वहां पे उसको क्रॉसवर्ड दिखाई पड़े, उसको पहेली दिखाई पड़ी, उसने क्या किया, उसने उसको जो है वो इसको यहां तक पहुंचाना है आपको, उसने से घुमा फिरा के इसको वहां तक पहुंचा दिया, होता ना एक वो बॉक्स से होते हैं घुमा के पहुंचाना होता है, वो भी कर दिया उसने के। सेम न्यूज़पेपर सब कर। अब रात के समय की बात करते, रात को सब लोग जो है खाना खाने बैठे, तो अब सबने सब बात कर रहे हैं उस अखबार के। पापा ने मम्मी से कहा पता है आईआरसीटीसी का जो है वो अपना इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन का शेयर आने वाला है मार्केट में, और जो है इसका सुन रहे हैं कि उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। मम्मी बोली कहां मालूम चला आपको ये? अरे आज के न्यूज़पेपर में खबर थी ये। अच्छा, मम्मी को नहीं मालूम। मम्मी ने पापा से एक क्वेश्चन किया, पता है रेखा एक फिल्म में भी एक मेन एक्ट्रेस बन के आ रही है, और हीरो कौन है पता है? हीरो है रणवीर सिंह। अच्छा, कौन रणवीर सिंह? पापा ने पूछा। आपको तो यह भी नहीं मालूम? अच्छा, पापा ने कहा तुमको बड़ी खबर है, कहां से खबर मिली तुमको कि दोनों एक फिल्म में काम करने वाले? आज के न्यूज़पेपर में खबर थी। मम्मी ने बताया। पापा आश्चर्य में कि ये खबर कहां थी, मैं तो देख ही नहीं पाया, ठीक है। बड़ा भाई से पूछ, पापा ने कहा तुम्हें पता है वो ग्रीस में क्या चल रहा है आजकल? हमें कुछ नहीं मालूम, हमको तो इतना पता है पापा कि क्रिकेट का मैच हुआ था, उसमें जो है इंडिया जो है वो जीत गया है, हमको इतना मालूम है। अच्छा, बड़े भाई को वो भी खबर नहीं मालूम, ठीक। छोटी बहन से पूछा तुमको कुछ मालूम है? हमको सब मालूम है। क्या मालूम है? 3-4 फोटो आए थे, सबकी मूछें बना दी हमने। सेम अखबार सबके पास है, सबके पास में नॉलेज अलग अलग है, क्योंकि जिसका जो इंटरेस्ट था उसने वही चीज पढ़ी। मेरी बात सुनिए को, अब हम वापस लौट कर सब्जेक्ट में के, यानी सेम अखबार में सब कुछ लिखा हुआ था। वो अखबार एक डीएनए के समान था जिसके पास सारी सूचनाएं प्रेजेंट थी। तो अब पापा को मान लीजिए कि पापा न्यूरॉन थे, उन्होंने वही से चीज पढ़ी जो उनके काम की थी के। मम्मी लिवर सेल थी, मम्मी ने वही पढ़ा जो उनके काम का था के। भाई किडनी था, भाई ने वही पढ़ा जो भाई के काम का था के, है ना। आप जो है वो आप हार्ट थे तो आपने वही पढ़ा जो आपके काम का था के। मतलब यह हुआ छोटी बहन डब्ल्यूबीसी मान लीजिए, उसने वही पढ़ा जो उसके काम का था के। इसका मतलब यह हुआ कि एवरीवन हैव्स द सेम न्यूज़पेपर। हर आदमी के पास पूरा का पूरा अखबार पहुंचा था, लेकिन हर आदमी ने अखबार का केवल वही हिस्सा पढ़ा जो उसके इंटरेस्ट का था, जो उसके लिए काम का था। बाकी हिस्से को उसने नहीं पढ़ा। तभी तो मम्मी का नॉलेज अलग है, पापा का नॉलेज अलग है, बड़े भाई का इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है, और छोटी बहन का इंटरेस्ट अलग है। क्यों? अखबार तो सबके पास पूरा पूरा गया था। द सेम थिंग हैपेंस इनसाइड द सेल कि अब होता क्या है बेटा, जो किडनी सेल है वो केवल उसी जीनोम के हिस्से को एक्सेस करती है जो उसको किडनी की कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हो। हिपेटोसाइट लिवर सेल है, लिवर सेल में केवल वही जीनोम का हिस्सा काम करता है जो जीनोम का हिस्सा जो है उसके लिए जरूरी है लिवर सेल की प्रॉपर्टीज के लिए, बाकी सबको वो ऑफ करके रखता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। मतलब एवरी ऑर्गन जिसके अंदर स्पेसिफिक सेल होती है वो अपना ऐसे काम करता है। मतलब यह हुआ कि एक दिए गए समय में हार्ट सेल के अंदर बाकी सारा जीनोम का हिस्सा बंद है, केवल हार्ट सेल को हार्ट सेल बनाए रखने वाले जो जीन होते हैं वो चालू हैं। सेम विद द लिवर, सेम विद द किडनी। जबकि जीन पूरे प्रेजेंट है, यानी जबकि इंफॉर्मेशन पूरी प्रेजेंट थी, लेकिन केवल वही हिस्सा एक्सप्रेस हुआ जिसकी जरूरत थी। इसका साफ साफ मतलब यह है
कि ये वैसी वाली बात हो गई है कि आपके घर में, पूरे घर में कई सारे बिजली के स्विच लगे हुए हैं, आप जिस कमरे में गए वहां कमरे की आपने लाइट को ऑन कर दिया और दूसरे कमरे में जाके चले गए तो वहां पहले की लाइट को बंद करके दूसरे कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। इट मींस यू हैव ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल, आपके पास एक नियंत्रण का सिस्टम है। तब तो आपने एक जीनोम का हिस्सा एक्सपोज कर दिया, बाकी बंद कर दिया। इट मींस कि जीन रेगुलेशन इज ए फैक्ट, सच्चाई है ये कि जीन रेगुलेशन, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो हर सेल एक जैसी होती, हर सेल एक जैसी होती तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, विभेदन नहीं हो पाता, तो अलग अलग ऑर्गन काम नहीं कर पाते, अलग अलग ऑर्गन नहीं बन पाते, है ना? क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि हमें मालूम है कि जीन रेगुलेशन होता है। हमें यह भी मालूम है कि जिन सेल को जब जिस जीन की आवश्यकता होगी उन सेल में तब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब आवश्यकता होगी तब वो जीन उसको अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? फिर जितनी आवश्यकता होगी उतना एक्सप्रेस करेगा, एक्स्ट्रा भी नहीं करेगा वो। क्लियर? तो मतलब यह है कि जीन रेगुलेशन, अब हमको क्या समझना है? हमको समझना है कि इस जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसे हमें जानना है। ठीक है, चलिए। तो हम एक बात समझ चुके हैं कि हमारा जो जीन है वास्तव में वो डीएनए पर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस में कोई सूचना छिपी होती है। एवरी सोमेटिक सेल हैज द इक्वल सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, हर सोमेटिक सेल में जीन का समान सेट होता है, लेकिन हर सेल में केवल वही सेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिसकी आवश्यकता होती है, बाकी सब बंद रहते हैं। तो याद रखिए, जो एक्टिव जीन होते हैं उसके लिए हम स्विच ऑन वर्ड यूज करते हैं। हम बोलते हैं जीन का स्विच ऑन है मतलब वो चालू है, जीन का स्विच ऑफ है मतलब वो जीन बंद है। ठीक है, देखिए अब प्रश्न उठता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, कि कैसे आनुवांशिक सूचनाएं अपने आप को एक्सप्रेस करती है, कैसे हमारा जीनोम काम करता है। तो मैं ऑलरेडी बतला चुका हूं, वही चीज को समराइज कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा यह है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका इस डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर हुआ ट्रांसक्रिप्शन, हुआ ट्रांसक्रिप्शन होने पे क्या बना, एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए पर हुआ प्रोसेसिंग तो एक्चुअल एमआरएनए बना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, इसको राइबोसोम ने पढ़ा, यहां पर ट्रांसलेशन हुआ, फिर प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के बाद उस प्रोटीन को प्रोसेस करते। गोल्जी बॉडी इज द सेल ऑर्गेनेल जो प्रोटीन की प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को वो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। पिछली क्लास में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज हैविंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो वो प्रोटीन को स्टेपल करता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो अपने आप भी बन सकता है, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको गोल्जी बॉडी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको भी हम बोलते हैं प्रोटीन प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोटीन प्रोसेसिंग बोलते हैं, या पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो होता है। और फाइनली एक्टिव प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसे बनता है। ठीक है, एंजाइम या प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक पाथ है कि कैसे जीनोम जो है वो प्रोटीन बना के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी जितनी प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व है, हर प्रोसेस में यदि हम कुछ ना कुछ रेगुलेशन कर सकते हैं, मतलब यदि हमको जीन को रेगुलेट करना है तो व्हाट आर द स्कोप, यानी हमारे पास क्या स्कोप है, कहां पर हम जीन में छेड़ कर सकते हैं, कहां पर उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर एक, आप सबसे पहला काम कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो, तो यू कैन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन। नंबर एक, पहला रूप मिला हमें। मतलब यह है कि यदि हम डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, यदि हम डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक जाएगा, पक्का रुक जाएगा बेटा। मतलब यह है कि जीन रेगुलेशन अभी क्या ढूंढ रहे हैं हम, ढूंढ रहे हैं कि व्हाट आर द स्कोप, कहां पर स्कोप है जीन को रेगुलेट करने के लिए, कि जीन का स्विच ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए स्कोप कहां पर है। तो हमने कहा पहला स्कोप तो मिल गया हमें ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। सुनिए समझिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ मुझे मालूम है। ठीक है, अभी पहले समझने पर फोकस कीजिए, किताब पलटना बंद कीजिए। ठीक है, अभी कोई किताब बुक नहीं पलटेगा, बुक को रख दो एक तरफ। ठीक है, मेरी बात जो कह रहा हूं उसको सुनो। ठीक है, मालूम सब चल जाता है, ये मत सोचना मालूम नहीं चलता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जीन को एचएनआरएनए बनने से रोक रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि देखो यूकैरियोटिक में जीन होते हैं स्प्लिट, तो हमेशा एचएनआरएनए बनेगा। तो आपने ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल किया, मतलब जीन को आपने आरएनए में कन्वर्ट होने में, एचएनआरएनए में कन्वर्ट होने से आपने रोक दिया। ठीक है, तो पहला तो कंट्रोल का पॉइंट आपको यहां पर ये मिल गया, फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये कि जो एचएनआरएनए बना है ना, उसको एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट मत होने दो, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग उसको भी रोक सकते हो आपके, मतलब यहां भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप आरएनए प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, मान लो एक्चुअल एमआरएनए बन गया, तो अब इस एक्चुअल एमआरएनए को आप न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में मत जाने दो, न्यूक्लियर पोर को क्लोज कर दो, तो यू कैन कंट्रोल द आरएनए ट्रांसपोर्ट। आप आरएनए के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो कि ये निकलकर न्यूक्लियस से जाएगा ही नहीं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करोगे आप इस एमआरएनए को आप प्रोटीन से कवर कर दीजिए, तो इन्फॉर्मोसोम बन जाएगा, और इन्फॉर्मोसोम मॉलिक्यूल जब प्रोटीन से कवर हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर पोर के आर पार नहीं निकल पाएगा, आप इसे स्टोर कर दो कहीं पे, वहां भी रोक दिया आपने के। और क्या कर सकते हो अब आप कर सकते हो कि यदि एमआरएनए निकल के बाहर आ गया है तो आप ट्रांसलेशन के लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ट्रांसलेशन को मत होने दो, वहां भी कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब आप यू हैव इनफ पॉइंट, आपके पास पर्याप्त संभावनाएं हैं कि आप किसी भी स्तर पर जाकर जो है वो जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कब मिलेगा, जब प्रोटीन बन जाएगा तब मिलेगा, ठीक है। जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कब मिलेगा, जीन का एक्सप्रेशन केवल तब मिलेगा जब प्रोटीन बन जाएगा, तब मिलेगा, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन को मत बनने दो, कहीं भी कुछ काम करो प्रोटीन को मत बनने दो, तो जीन को रेगुलेट कर लिया आपने, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो, चाहे वो आरएनए स्प्लाइसिंग के कंट्रोल पर उठ के, चाहे वो जो है वो एक्चुअल एमआरएनए के ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो जो है वो ट्रांसलेशन के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे यदि आपने कंट्रोल कर लिया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं द मीनिंग ऑफ जीन रेगुलेशन, समझते हैं कि द रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम चेंजेस with the phases of the life cycle in which the an organism is passing through के, यानी स्पेसिफिक एंजाइम जो भी चाहिए होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हर ऑर्गेनिज्म में जो है वो उसकी सेल्स की लाइफ साइकिल में कब उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है, कि मतलब रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती है, कि हर सेल के अंदर अब जो है वो जो उसकी लाइफ के फेज में जो केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी वो वाले जीन चालू हो जाएंगे, बाकी बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है thus there ought to be some sort of genetic machinery to regulate the synthesis of certain protein। इसका मतलब ये कुछ विशिष्ट प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए किसी विशेष तरह की आनुवांशिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, और वो निश्चित तौर पर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने आपसे कहा स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दो सेल्स ओनली वेयर दे आर नीडेड, के विशिष्ट प्रोटीन केवल उन कोशिकाओं में बनते हैं जिनमें उनकी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पैंक्रियाटिक सेल है, तो वो पैंक्रियाटिक सेल होती है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम को बना सकती है, जबकि वो जीन तो सबके पास प्रेजेंट है, लेकिन केवल पैंक्रियाटिक सेल उसको बना रही है, बाकी सेल्स उसको नहीं बना रही होती है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन केवल उन सेल से बनते हैं जो जिनमें इसकी आवश्यकता होती है। ऑल्दो देयर जीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर जो सेल है वो माइटोसिस के बाद बनी है, तो जीनोम तो सबके पास होता है, लेकिन केवल वही सेल उस जीनोम के हिस्से को एक्सप्रेस करती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, ठीक है। ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ओनली एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, के मतलब एक विशिष्ट प्रोटीन केवल तब बनेगा जब जीव को उसकी आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता नहीं होगी तो वो नहीं भी बनेगा। मतलब देयर इज ए प्रॉपर कंट्रोल, जैसे बिजली का स्विच नहीं जरूरत है तो ऑफ कर देंगे, जरूरत है तो ऑन कर देंगे, बिल्कुल वैसे जब प्रोटीन की या एंजाइम की आवश्यकता है तो ऑर्गेनिज्म में वो जीन काम करना शुरू कर देगा, आवश्यकता नहीं है तो काम करना बंद कर देगा, और केवल उतना ही बनेगा वह प्रोटीन जितनी उसकी आवश्यकता है। एंड एक बार आपने जीन का स्विच ऑन किया तो रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद स्विच उसका ऑफ भी हो जाएगा। मतलब यह है कि एक वेल कोऑर्डिनेट, एक अच्छी मशीनरी पाई जाती है जो प्रॉपर रेगुलेशन करती है, ठीक है। पॉइंट शुड बी रिमेंबर, दिमाग में रहना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन केवल उन कोशिकाओं में बनेंगे, उन सेल्स में बनेंगे जिनमें उनकी आवश्यकता है, केवल उतनी मात्रा में बनेंगे जितनी मात्रा में उनकी आवश्यकता है, क्या, और केवल जो है उसी समय बनेंगे जब उसकी आवश्यकता होगी तभी बनेंगे वो, ठीक है। इसका मतलब ये है एट एनी गिवन टाइम at a particular time certain sets of genes are switched on condition, के इसका मतलब है किसी भी दिए गए समय पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो स्विच ऑन अवस्था में होते हैं, और जबकि बाकी के जीन जो है वो स्विच ऑफ अवस्था में होते हैं। स्विच ऑन का मतलब है जीन एक्टिव होता है, स्विच ऑफ का मतलब है जीन इनएक्टिव होता है। जीन काम कर रहा है स्विच ऑन है, जीन काम नहीं कर रहा है स्विच ऑफ है, क्लियर। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। अभी हमने बियॉन्ड एनसीईआरटी बात किया, अभी हम एनसीईआरटी की बात करते हैं।
regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level. Considering that gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels के. तो ये जो levels हैं ये एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से एक है. क्या लेवल है? देखिए मैंने आपसे कहा ना बेटा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, आरएनए प्रोसेसिंग के लेवल पर, आरएनए ट्रांसपोर्ट के लेवल पे और ट्रांसलेशन के लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ठीक. लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक में स्प्लिट जीन नहीं होते हैं. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है. मतलब यदि प्रोकैरियोटिक में स्प्लिट जीन नहीं है तो आपका आरएनए प्रोसेसिंग का कोई स्कोप नहीं है. नो आरएनए प्रोसेसिंग, एचएनआरएनए नहीं बनता, सीधा एक्चुअल एमआरएनए बनता है. तो ये काम गया. ठीक है. फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए, सर्कुलर डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म में होता है. न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए वो स्कोप भी गया. ठीक है. अब क्या स्कोप बचा? आपके पास स्कोप बचा है केवल कि आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर और ट्रांसलेशन के लेवल पे. ये कंट्रोल आप प्रोकैरियोटिक में कर सकते हैं आप. ठीक है ना. इसके अलावा जो दो एडिशनल कंट्रोल पॉइंट यूकैरियोटिक में मिल रहे होते हैं वो आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं. ठीक है ना. क्लियर? सुनिए बेटा, ये क्या, ये एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और मैं आपसे कह रहा हूं पहले से बेटा कि मैं पूरे साल से बोलता चला आ रहा हूं कि मुझे अपने बच्चे मुझे एम्स के अंदर भी चाहिए, कि बड़ी संख्या में चाहिए. इस बार ये बच्चे एम्स में पहुंचे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे दिल्ली एम्स के अंदर पहुंचे, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे. और जो है वो उसके लिए आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. आप कोई भी पॉइंट को वीक नहीं छोड़ सकते बेटा, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना जुड़ा हुआ है. ठीक है. और मैं हमेशा आपसे बोलता आया बेटा कि बायोमेंटर्स का जो है वो हमारा एक मेरा व्यक्तिगत एक ड्रीम ये है कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऑल इंडिया में नीट का टॉपर जो है वो बायोमेंटर से हो, एम्स का टॉपर बायोमेंटर से हो, दिल्ली एम्स के अंदर कई सारे बच्चे जो है वो बायोमेंटर से. ठीक है. ये मेरा सपना है. ठीक है. मुझे नहीं मालूम कब पूरा होगा, पर सपना देखना और उसके लिए काम करना मैं सपना मैंने देखा है, मैं उसके लिए लगातार काम कर रहा हूं. लेकिन मुझे मालूम है मेरे बच्चे, कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिसके दिल को ये बात जो है वो मैं जो कह रहा हूं वो बात उसने दिल से महसूस की होगी और वो उसका प्रयास करेगा कि वो एम्स में टॉप करे, नीट में टॉप करके दिखाए मुझे. ठीक है. मैं कह रहा हूं बेटा कि देखो मैं कोई कमर्शियल कोचिंग नहीं हूं कि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ये कर दूंगा, तुम टॉप करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा. मैं बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे के, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूं. मैं इतना जानता हूं बस कि आपके लिए जो बेहतर हो पाएगा बेटा वो मैं करूंगा. ठीक है. जो मेरे बस में होगा इतना मैं जानता हूं बेटा कि मुझे, लेकिन मेरा सपना पूरा करने वाले कुछ बच्चे चाहिए जो टॉप पर पहुंच के झंडा लगा के आ जाए. ठीक है. ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं आपकी सफलता के लिए और हमेशा कोशिश करता हूं ईमानदारी के साथ कि मेरे बच्चे जो है वो भगवान उनको इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि वो एग्जाम में फोड़ कर आए उठ के और झंडा गाड़ के आए और जो है वो दिल्ली एम्स के अंदर पहुंचे बड़ी संख्या में और एम्स में टॉप करें और नीट में टॉप करें. ठीक है. चलिए अब समझ लीजिए बात करके कि यूकैरियोटिक में, ध्यान से बात सुना, यूकैरियोटिक में जीन का रेगुलेशन किस किस लेवल पे हो सकता है? नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हो सकता है. मतलब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ये होता है एचएनआरएनए. इसके बनने को आप कंट्रोल कर लो. ठीक है. क्लियर? दूसरा, प्रोसेसिंग के लेवल पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग. मतलब एचएनआरएनए का परिवर्तन जो एमआरएनए में होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम, जिसमें कि हम इंट्रॉन को निकाल के बाहर करते हैं, एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं. ठीक है. वो परिवर्तन को आप रोक सकते हैं, वहां उस लेवल पे आप रेगुलेशन कर सकते हैं. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्ट से निकलकर साइटोप्लाज्म में आने का कंट्रोल कर सकते हैं आप. और फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. देयर आर द लेवल्स. ठीक है. टू कंट्रोल द जीन, रेगुलेट द जीन. तो आप ध्यान से बात सुन के, तो ये जो लेवल है इनको भी क्रम से जमाना को पूछ सकता है एग्जामिनर. ठीक है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है आपसे. ठीक है. जब आप मेडिकल में पहुंच जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक लेवल और भी होता है, वो होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के, यानी सेल जो है वो ट्रांसलेशन के बाद भी प्रोटीन के मॉडिफिकेशन को रोक सकती है. ठीक है. पर वो भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो उस पर बात अभी हम नहीं करेंगे. ठीक है. देखिए अब the genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function के. तो मैंने आपसे कहा कि जो एक सेल होती है उसमें जो जीन्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करते हैं या सेट ऑफ फंक्शन के लिए काम करते हैं. कि
अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है एस्चेरिया कोलाई में लेकोपेरॉन, ठीक है ना, एस्चेरिया कोलाई में लेकोपेरॉन। पहली बात तो ये उठती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेकोपेरॉन। लेकोपेरॉन का मतलब क्या होता है बेटा? तो लेकोपेरॉन का मतलब होता है ऐसा जीन रेगुलेशन सिस्टम जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लेकोपेरॉन में लेक वर्ड का मतलब क्या है? लेकोपेरॉन में लेक वर्ड का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। ओपेरॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन के, सेट ऑफ जीन जो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। आगे बात करेंगे हम इस पर, ठीक है, क्या होता है वो। अब इतना समझ गए हम कि एनसीईआरटी में रखा है द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय द एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको बना सकता है उठ के। अब आपको बता दूं मैं कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो क्या होता है? ये वो एंजाइम होता है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज के। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड शुगर जो ग्लूकोज और किससे बना होता है? जो लैक्टोज इज ए डाइसेक्राइड, लैक्टोज है डाइसेक्राइड शुगर होता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के। तो लैक्टोज को मोनोसेक्राइड में तोड़ने के लिए, मतलब लैक्टोज इज ए डाइसेक्राइड, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। और जब ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा तभी बैक्टीरिया उस ग्लूकोज से एनर्जी को ले पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमें एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की रिक्वायरमेंट कब होगी? मतलब बैक्टीरियल सेल को, हम बोल रहे हैं बैक्टीरियल सेल को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की रिक्वायरमेंट कब होगी? तब होगी जब उसको खाने में लैक्टोज मिले, तब होगी। जब उसे भोजन में कल्चर मीडियम में लैक्टोज मिलेगा तब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और यदि कल्चर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मली जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है वो ग्लूकोज को यूज करता है, वो इट प्रेफर टू यूज द ग्लूकोज, सीधा यूज में जाएगा कि ग्लूकोज यूज करता है कि। लेकिन जब मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो, स्पेसिफिक कंडीशन हो पर लैक्टोज प्रेजेंट हो, तब वो लैक्टोज को यूज करेगा। इसका मतलब ये कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जब रिक्वायरमेंट होगी तभी वो एंजाइम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और तभी वो बनेगा एंजाइम, और तभी ग्लूकोज को जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा जाएगा। क्या लिखा है देखो एनसीईआरटी में, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by Escherichia coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into glucose, galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Okay? Hence, if the bacteria do not have lactose, यदि बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, do not have lactose around them to be utilized as for energy source, they would no longer require this synthesis of the beta galactosidase के, तब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंपल सी बात है भाई, मैंने कहा ना आपसे, जब जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी तब वो एंजाइम बनेगा, तब उसको बनाने वाला जीन एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। क्लियर? तो ये तो बात हमको समझ में आई कि जब हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट होगी तभी वो बनेगा, नहीं होगी रिक्वायरमेंट तो नहीं बनेगा। अब मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं तो बना के करेगा क्या एंजाइम का वो, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर assertion रीजन। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन, ध्यान से बात सुन के, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन के। मतलब यह है कि जीन के एक्सप्रेशन पर बाहरी वातावरण का भी फर्क पड़ता है। यदि बाहर के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता तो लैक्टोज को पचाने वाला जीन काम करता, और यदि बाहर के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। यदि बाहर के मीडियम में फूड के रूप में बैक्टीरिया को लैक्टोज खाना पड़ रहा है तो उसको पचाने वाला एंजाइम बनेगा। मतलब यह कि बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन, बाहर का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बाहर की जो फिजियोलॉजी है वो बड़ा असर डाल रही है। क्लियर? इसका मतलब ये कि जीन जो होते हैं वो एब्सोल्युटली अकेले काम नहीं करते हैं, जीन गेटिंग अफेक्टेड बाय द आउटर इन्वायरमेंट
डेवलपमेंट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इवोल्यूशन के लिए भी दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जीन पर अपने आसपास के वातावरण का फर्क पड़ता है। इसीलिए आप देखो जो ह्यूमन बींग्स है ना, सारे एक समान है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में, मानव जीनोम परियोजना से मालूम चला है कि ह्यूमन बींग सारे एक समान है, लेकिन उसमें बड़ा मामूली फर्क है। अब आप देखो, आप निग्रो एकदम अलग दिखते हैं, यूरोपियन एकदम अलग दिखते हैं, और हम भारतीय एकदम अलग दिखते हैं। ठीक है, एक बार नेहरू जी से पूछा, फिर से मैं बता रहा हूं porque एक बार नेहरू जी से जो है पूछा, किसने, एक अंग्रेज ने पूछा उनसे कहीं पर कि बताइए चाचा नेहरू, एक बार बताइए आपके कि सारे के सारे निग्रो एक जैसे दिखाई पड़ते, सारे के सारे यूरोपियन एक जैसे गोरे 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 दिखाई पड़ते, सारे निग्रो एकदम ब्लैक 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 दिखाई पड़ते हैं, तुम भारतीय अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हो? मजाक उड़ाते हुए पूछा उन्होंने। नेहरू जी ने कहा, भैया देखो ऐसा, सारे गधे एक जैसे दिखते, सारे गधे एक जैसे दिखते हैं, घोड़ों में फर्क होता है, घोड़ों में फर्क होता है। तुम गधे हो, हम घोड़े हैं, ठीक, इसलिए तुम एक जैसे दिखते हो, हम एक जैसे नहीं दिखते हैं। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है, उनका वाक चातुर्य जो है वो कपिल शर्मा से भी बेहतर था। ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस आंसर जो है वो दिया करते चीजों का। तो बात इतनी सी है कि हम क्या बोल रहे थे, हमने आपसे कहा कि अब हुआ क्या होगा कि जहां निग्रो रहते हैं वहां पे इतनी गर्मी पड़ी, इतना हाई टेम्परेचर था कि बॉडी के अंदर वो सेट ऑफ जीन जो मेलानिन पिगमेंट को बनाता है वो हाइपर एक्टिव हो गया और पूरा बॉडी ब्लैक हो गया। उसके पीछे कारण ये, यदि ऐसा ना होता तो उनको स्किन कैंसर की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती थी। लाइट अधिक है, इंटेंसिटी अधिक है, यूवी रेडिएशन अधिक है, तो उसको बचाने के लिए दे ब्लैक हो गया। हमारे इंडिया में आप देखो, जो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे टेम्परेचर हायर साइड है, तो पीपल्स आर हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन। कश्मीर देखो आप, कश्मीर में जो है वो टेम्परेचर कम रहता है, तो पीपल्स आर हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है ना, गोरा रंग होता है। जो आप देखो, आपका सेंट्रल इंडिया देखो, टेम्परेचर अधिक है ना कम है, तो सांवला रंग होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्शन है हमारा, वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे जीन को असर डाल रहे होते हैं। बाकी देखो जो जीन है वो अपना कॉम्प्लेक्शन डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि उस पर धीमे धीमे ग्रेजुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी फर्क पड़ता है। मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक सिंगल फिनोमेना यहां पे काम नहीं करती है। तो अभी हमने आपसे कहा कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के सामने आया यहां पे वो ये है कि इतना ध्यान में रखिए कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मेटाबॉलिक कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया यहां पर कि यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता तो बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता, और यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। क्लियर? और एकदम अटेंटिव होकर सुनिए आपके, क्योंकि ये चीजें बड़ी थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स, इनको हम जब तक पूरे ध्यान से मन लगा के नहीं सुनेंगे तब तक याद रखना मुश्किल रहेगा बेटा। ठीक, और इस चैप्टर में मेरा कोई बच्चा कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेगा बेटा, याद रखना। ठीक, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन के। भाई देखो, एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनो जैसे होता है वहां पे अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेट ऑफ जीन काम करते हैं, तभी तो लिवर की सेल बनती है, किडनी बनती है, जबकि उनके पास जीन सारे होते हैं। ठीक है ना, फिर इन प्रोकैरियोट्स द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन के। तो प्रोकैरियोटिक में क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक में सबसे अच्छा तरीका प्रोकैरियोटिक में यह है कि आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर जो है जीन को कंट्रोल कर लें। आप बोलोगे सर आपने तो अभी कहा था कि प्रोकैरियोटिक में दो चीजें नहीं कर सकते आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एचएनआरएनए नहीं बनता, एक्चुअल एमआरएनए डायरेक्ट एमआरएनए बनता है यहां पे। दूसरा, आप जो है वो न्यूक्लियर पोर नहीं होता, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। ट्रांसलेशन के लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेशन के लेवल पे कंट्रोल करने की संभावना थोड़ी कम होती, कर सकते कम होती, क्योंकि क्या होता है मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक में जैसे ही डीएनए पर एमआरएनए बनना शुरू होता है और एमआरएनए पूरा बना भी नहीं होता है, उस पर राइबोसोम जुड़ जाते हैं, प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं। याद है आपको, मैंने कहा था क्योंकि जीनोम जो है वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोज है, नेकेड जीनोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट प्रेजेंट है। जैसे ही एमआरएनए बनना शुरू होता है, वो बनता हुआ एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ जाता है और प्रोटीन बनाना शुरू करता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ट्रांसक्रिप्शन को ही कंट्रोल कर लें।
तो मोस्टली हमने क्या देखा है, मोस्टली हमें स्टडी से मालूम चला है कि प्रोकैरियोटिक में सबसे प्रीडोमिनेंट मतलब दूसरी मेथड भी होती है। प्रीडोमिनेंट मेथड क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर लेना के, ट्रांसलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, पर संभावना उसकी कम होती है। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर इज in turn regulated by interaction with accessory protein which affect its ability to recognize start site। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई है, ठीक है ना, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा है कि लग रहा है पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है आपसे उठ के। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाता हूं। आप इतना अच्छे जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें तो होती है, कम से कम तीन चीजें होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। और प्रमोटर पे क्या जुड़ा होता है, प्रमोटर पे क्या जुड़ता है, भूलना नहीं, कान पकड़ के खींचूंगा, क्या होता है प्रमोटर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज, है ना बेटा, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है, ठीक है। एक काम करें हम, यदि हम प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज को ना जुड़ने दें, मतलब प्रमोटर पर हम किसी प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज के अटैचमेंट को रोक दें, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। कैसे रोक दें, तो हम क्या काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है प्रमोटर को जाके चारों तरफ से घेर लेगा। जब प्रमोटर को चारों तरफ से घेर लेगा तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा। जब प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा तो काम आगे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यू नीड ए स्पेसिफिक प्रोटीन, आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो कि जीन का स्विच बंद कर दे, रिप्रेसर होना चाहिए, संदमक प्रोटीन होना चाहिए जो काम को रोक दे, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपको। अब ये भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इट मींस यू नीड सम जीन, सम एक्स्ट्रा जीन, आपको कुछ ऐसे जीन की रिक्वायरमेंट है जो इस प्रोटीन को बना दे। भाई ये प्रोटीन आसमान से थोड़ी टपकेगा कि ये प्रोटीन आसमान से टपक गया है या जमीन से निकल के आ गया बाहर के, ये प्रोटीन है वो सेल के अंदर ही बनेगा। इसका मतलब इस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई जीन चाहिए। इट मींस टू रेगुलेट ए जीन, इट मींस टू रेगुलेट ए जीन के, हमें मालूम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर के, बट इट मींस टू रेगुलेट ए जीन वी नीड सम एक्स्ट्रा प्रोटीन, सम एक्स्ट्रा जीन्स, तभी तो काम बनेगा। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल जीन के को रेगुलेट करने के लिए आपको कुछ एडिशनल जीन की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और वो एडिशनल प्रोटीन उन एडिशनल जीन से बन रहे होंगे। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ बॉस कि इसका मतलब ये है कि आपके कमरे का पंखा बंद करना है, आपको फैन को ऑफ करना है, तो यू हैव ए स्विच, आपके पास एक स्विच है, ठीक है, लेकिन उस कमरे का अपना फ्यूज भी है, फ्यूज निकाल लोगे काम खत्म। फिर उस कमरे का अपना एक एमसीबी भी है, बड़ा स्विच, उसको बंद कर दोगे काम खत्म। फिर मीटर के पास भी एक फ्यूज लगा, उसको निकाल लोगे काम खत्म। मेन स्विच भी है, उसको बंद कर दोगे तो भी काम खत्म। आप पंखा कई तरीके से बंद कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्लियर। इसका मतलब यह है कि आपके घर की जो बिजली होती है वो अकेले एक स्विच पर डिपेंडेंट नहीं है, वो मीटर के पास का मेन स्विच, मेन फ्यूज, उसके बाद आपके कमरे का एमसीबी, फिर कमरे का फ्यूज के सबसे जुड़ा हुआ है पूरा, वो है कि नहीं। अरे अपने घर में नजर डाल के देखो, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये स्विच जो है कहीं और भी जुड़ा है, मतलब देयर इज मल्टीपल लेवल्स प्रेजेंट है यहाँ पे उस बिजली के एक पंखे को कंट्रोल करने के लिए। यू कैन कंट्रोल फ्रॉम एनीवेयर, क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीन रेगुलेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा जीन की, एक्स्ट्रा डीएनए सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा जीन की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है ना। बात समझो, अब यही बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो अब क्या बोल रहा है आपके। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की सक्रियता एट ए गिवन प्रमोटर, दिए गए प्रमोटर पर, इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विथ एसेसरी प्रोटीन, उसका नियंत्रण कुछ अतिरिक्त प्रोटीन की अनुन्य क्रिया से हो सकता है, जो कि विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट, जो कि आरएनए पॉलीमरेज में, आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट साइट जहां से काम शुरू करना है उस साइट को पहचानने से वो रोक दे, अफेक्ट कर दे उसको, है ना, क्लियर। जो मैंने आपसे कहा वही सारी बात है कि नहीं इसमें लिखी। मैं आपको बता दूं बेटा, एनसीईआरटी इज वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक के, जिसके अंदर जो है वो एक लाइन में कई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी होती है, और जो आदमी इसको एक लाइन समझकर पढ़ा रहा है ना और पढ़ रहा है,
जो इसको एक लाइन समझकर पढ़ा रहा है, एक लाइन समझकर पढ़ रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उठ के ये कबीरदास जी के दोहे के जैसी है। मुझे अच्छे से याद है बचपन में, जब मैं छोटा था ना, बचपन था तो छोटे ही होऊंगा मैं, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा बच्चा था, तब जो है मेरे स्कूल में जो है वो आता था कबीरदास जी का दोहा की इसको लिखो, इसको है ना हिंदी के पेपर में एक दोहा आता था लिखा हुआ, और उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। जैसे कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना, निर्मल करे सोआए। अब ये रहीम का दोहा होगा, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली रहीम का दोहा है मुझे लगता है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना, निर्मल करे सोआए, ठीक है। दूसरा कबीरदास जी का, चलो कबीरदास जी का जिक्र कर, कबीरदास जी का दोहा भी सुन लेते हैं उनके। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, ठीक है। कबीरदास जी का बोलना है कि यदि पत्थर को पूजने से आपको ईश्वर मिल सकता है तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूं, इससे तो वो चक्की है, जो चक्की में आप आटा पीसते हो और वो लोगों का पेट भरती है, ठीक है। मतलब ईश्वर हम सबके अंदर है। ईश्वर को कहीं पर ढूंढना जो है, किसी जगह पर ईश्वर को एक जगह पर ढूंढना जो है वो हमारा भ्रम हो सकता है, ऐसा कबीरदास जी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। रहीम ने बोला कि अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपकी बुराई लगातार करते रहेंगे, और उस बुराई में सच्चाई है तो उस बुराई को दूर कीजिए अपने में से, तो आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और आपको जो है वो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बुराई करने वाला आपको इंप्रूव कर देगा, उठ के। मैं अच्छे से जानता हूं इस बात को कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको बुरा कहते हैं, तो एक बात समझ लेना आप अच्छे से कि बुराई करने का मतलब यह है कि लोग आपसे जलते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, लेकिन उस बुराई में कई बार क्या होता है कि यदि उस बुराई को आप अच्छे से एनालाइज करें, जैसे कोई मुझसे कहता है कि तुम आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लड़ना चाहिए? नहीं, मैं सोचता हूं कि आई शुड गिव मोर बेटर टू माई स्टूडेंट, के दे डिजर्व मच बेटर, ठीक है। मैं जानता हूं मैं कोई महान शिक्षक नहीं हूं, मैं बिल्कुल आम सामान्य व्यक्ति हूं, कि मैं अपना कोई दावा नहीं करता हूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर, आई एम द बिग टीचर, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। बस मुझे इतना बताए कि मैं दिल से जो काम करता हूं, दिल से करता हूं, हृदय के साथ करता हूं, एक सच्ची भावना के साथ करता हूं, ईमानदारी के साथ करता हूं, और मेरा आपसे कनेक्शन दिल का है। हो सकता है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, तेज बोलता हूं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, ठीक, कोशिश करता हूं, मतलब आई मे बी ए वेरी एवरेज काइंड ऑफ टीचर, ठीक है ना। बट डेफिनेटली दिल खोल के देखा जाता ना, तो यू मे फाइंड दैट कि आई एम दी वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट टीचर, ठीक है। इसमें इस चीज में कोई, मैं कहता हूं ना कि इसमें तो ईश्वर भी आके खड़ा हो जाएगा, तो वो यही बोलेगा कि नहीं, दिस इज द राइट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके इंटेंशंस आर मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द योर परफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी जो भावना से माँ है, हमारी माँ जो होती है, वो हो सकता है कि वो हमको उतनी सुविधा इतनी बचपन में मिलनी चाहिए थी, माँ ने शायद माँ के पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं दे पाई होगी, ठीक है। जितना अच्छा भोजन हमको मिल सकता शायद हमको ना मिल पाया हो कभी। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत सारे के, पर क्या माँ की भावना को आप सोच सकते हैं कि माँ कभी बुरा सोच सकती है आपके बारे में? कभी माँ सोच सकती है कि मेरे बच्चे को हानि पहुंच जाए, ठीक है। क्या माँ कभी सोच सकती है कि मेरे बच्चे का कुछ बुरा हो जाए? नहीं ना। ये बात तो आप मानते हैं, मां होती है, ठीक है, उसको आप अच्छा बुरा, मां होती है, और मां जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और हर लड़की, हर वुमेन लाइफ में, जीवन में कभी ना कभी जो है वो मां बनती है, ठीक है। इसीलिए वाई वी शुड रिस्पेक्ट द वुमेन्स, क्योंकि एक महिला ऐसी है जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गर्भ में 9 महीना आप रहे हैं, उस महिला ने आपको, वो आपका 1 सेकंड बुरा नहीं सकती, वो भी तक महिला है ना। ये बट ऑब्वियस सी बात है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन्स, ठीक है। वी शुड अफ्रेड ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए हमको। चलिए, मैं आपसे एक अपने दिल की मैंने बात निकली तो मैंने दिल से बात कहा आपसे कि हम समाज में जो चीजें हम सुनते पढ़ते, कभी हमें बड़ा दुख होता देख के, कि हमें एक बात समझना चाहिए हमें अच्छे से कि समाज को बदलना, समाज रातों रात नहीं बदलता है, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर की सोच को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, तो सोसाइटी पर इसका बड़ा गहरा फर्क पड़ेगा। आप
डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा व्यवहार चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए आपको, वैसा व्यवहार आप करने लगिए। ठीक है, मैं कहता हूं धीमे धीमे समाज एकदम इंप्रूव होगा। लोग कहते हैं दुनिया में सबसे सुखी लोग भूटान के अंदर हैं, सबसे सुखी लोग जो है वो आइसलैंड के अंदर हैं, सबसे सुखी लोग जो है वो स्वीडन के अंदर हैं, के दे आर वेरी वेरी हैप्पी। नॉर्वे हैप्पीनेस मतलब दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कभी जजमेंटल नहीं है वो चीजों को लेकर के, दे रिस्पेक्ट ईच अदर के। सड़क पर भी यदि कुछ आदमी को तकलीफ होगी तो दे रिस्पेक्ट के एंड दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प के, टू हेल्प अदर्स इज देयर प्रायोरिटी, उनके कल्चर का हिस्सा है। धक्का मार के आगे निकल जाना ये कल्चर का हिस्सा नहीं है। जापान कभी जाइए, देखिए जापान में डिसिप्लिन क्या होता है, जापान में मालूम चलेगा आपको के। हर आदमी, छोटा बच्चा है वो चुपचाप से क्यू में आके लग जाएगा, एकदम क्यू, 3 लोग है 3 लोग की क्यू में लग जाएगा। भाई साहब हटिए हटिए, धक्का मार के आगे लगा के ऐसे निकल के आगे निकल के हाथ डाल दिया अंदर, हमारा टिकट दो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। गाड़ी देखिए आप अब्रॉड ऐसा चलता है इंग्लैंड में कि बिल्कुल लाइन से एकदम के, कोई हॉर्न नहीं, नो वन इज हॉकिंग, नो हॉर्न्स, सब सीक्वेंस में, कोई लेन, अपने यहां पे गाड़ी मतलब कोई रॉकेट चला रहा है, जो लेफ्ट राइट, स्कूटर वाले देखो, बाइक वाले मतलब भाई साहब जल्दी क्या है, जल्दी पहुंचना टाइम पे, इतना जल्दी करोगे तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, ड्राइव केयरफुली। तो खैर बात निकली थी कहां पर, मैंने आपसे कहा था कि जो है हमको, अब तो यही भूल गया की बात, तो मैंने इतना बोला आपसे कि असल में मुद्दा यह है कि हमें ये समझना है बात को कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिख के। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी को सिंपल, उसकी हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी को छिपाए हुए है। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी पीछे बात कर लेता हूं आपसे मैं, तो उसको लेके जो है वो समझ सोचा कीजिए कि टाइम खराब के, मैंने हमेशा बोला आपसे बोलता हूं कि आई एम टीचिंग 2 थिंग्स टुगेदर, 1 इज एकेडमिक फॉर योर ब्रेन, सेकेंड इज इथिकल स्पिरिचुअल फॉर योर सोल। अब ये मत बोलना कि सोल कहां होती सर, वी ऑलवेज हैव ए 2 माइंड, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड के। आई वॉन्ट टू टच योर सबकॉन्शियस माइंड टू, मेरे को चिंता इस बात की होती है कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चों के लिए देश जो है वो एकदम एक हैप्पी कंट्री के रूप में उठ के, एक स्वस्थ देश हो जिसके अंदर जो है वो बच्चे खुश रह सके के। मैं अपने बच्चों की चिंता करता हूं, आपकी चिंता करता हूं के। और वो खुशी कब मिलेगी, जब हम सब लोग जो है खुशी को बांटना और खुश रहना सीख जाए हम, ठीक है, तब मिलेगी। आज हमारे यहाँ पे कई स्टेट में एक कुरिकुलम शुरू हुआ है हैप्पीनेस का कोर्स के, कि खुश रहने, मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी शुरू की कई गवर्नमेंट, आपने गूगल कीजिएगा आपको मालूम चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस के इंडिया में कई कई अलग अलग जगह स्टेट में शुरू हुआ। क्यों? हैप्पीनेस को के लिए हम सरकार में एक डिपार्टमेंट बना दें, हम उसकी ट्रेनिंग देने लगे, मतलब ये कि हम नेचुरली प्राकृतिक रूप से खुश रहना भूल गए हैं। खुशी क्या होती है? खुशी इस बात से नहीं होती कि मैंने क्या पहना है, मैं क्या खरीद सकता हूं। खुशी इस बात से होती है कि मैं क्या करता हूं उसमें मजा लेता हूं। मुझे खुशी होती है आपको पढ़ाकर, बहुत खुशी होती है कि मैं जब लेक्चर लेके निकलता हूं, मैं अलग अलग हैप्पी मूड में होता हूं। आई फील वेरी वेरी गुड आफ्टर टेकिंग द लेक्चर। ठीक है, पीपल थिंक कि मैं पागल हूं। यस, राज की बात बताता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पागल हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सनकी हूं। मेरी सनक है बच्चे चाहिए कॉलेज में टॉप पर, ठीक है। पागल हूं क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी होता हूं तब भी पढ़ाने लगता हूं, पढ़ाने के बाद बेहतर फील करता हूं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है इसके, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है कि आई कैन नॉट बी ए गुड पॉलिटिशियन, मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता हूं। मैं बड़ा, मतलब मुझे कोई आकांक्षा नहीं मेरी कि मैं कोई बड़ा पॉलिटिशियन। मुझे इतना पता है कि मैं यदि आप में से कुछ लोगों की सोल को टच कर गया, जिसके अकॉर्डिंग आपने वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो आपने सोच लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया ना, तो मुझे इतना पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, वो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे उसके लिए।
सारा काम ग्रेटा जोन्स नहीं कर सकती है, ठीक है, कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ, तो दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली के। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन हमको चाहिए होते हैं जीन रेगुलेशन के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वी नीड एडिशनल, हमें अतिरिक्त जीन की आवश्यकता होगी, वैसे हमको यदि वो जीन से कुछ प्रोटीन जो मिलेंगे, वो जो प्रोटीन है वो दो प्रकार से काम कर सकते हैं। वो जीन को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और से रोक भी सकते हैं उनके। तो दे में भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के। मोस्ट ऑफ द केसेस सबसे सिंपल तरीका है प्रमोटर को घेर लो जाकर, और जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज ना जोड़ पाए। तो मोस्टली क्या होता है, रिप्रेसर के समान काम करते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोक्रिटिक डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंसेस टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। तो मैंने आपसे क्या कहा ना बेटा, मैंने यहां पर वर्ड आ गया अब ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब यह है कि दे आर स्पेसिफिक जीन जो कि प्रमोटर के पास होते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये प्रमोटर के पास होते हैं, और प्रमोटर के पास ये जीन होते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन को वहां पर जुड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब प्रमोटर जो है, प्रमोटर तो बोलता है भैया देखो मेरे पास तो केवल एक साइट है, मुझसे केवल आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ सकता है। लेकिन ऑपरेटर एक बदमाशी करता है। क्या बदमाशी करता है ऑपरेटर? जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा पड़ोसी का घर है, ठीक है, ये पड़ोसी के घर का दरवाजा है, ये मेरे घर का दरवाजा है, ठीक है, ठीक है। सुनो, ये मेरा, ये डॉक्टर गीतन का घर है, ये पी फॉर पड़ोसी का घर है, ठीक है, ये उसके घर का दरवाजा है, ठीक है। अब क्या किया उसने, बदमाशी ये की उसने, पड़ोसी ने, कि एक बड़ा सा ट्रक लाया और ट्रक को उसने यहां पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा ट्रक खड़ा है, मान लो ट्रक है यार, ठीक है। एक मैं उस घर से बाहर निकला, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा दरवाजा बंद है मेरा, मैं कैसे अंदर बाहर होऊंगा? घर देखो, मेरे घर के गेट पे खड़ा ट्रक है ना, आपका क्या बिगाड़ा हमने? अरे हमने कहा लेकिन रास्ता तो हमारा रुक रहा है भाई। जवाब ही नहीं दिया उसने कुछ। अब तुम जानो तो ये समस्या, अब तुम छत पे से कूद के जाओ, कहीं से जाओ, हमारी प्रॉब्लम नहीं। कि दरवाजे के सामने लिखना पड़ता है कई लोगों को, कृपया गाड़ी दरवाजे के सामने गाड़ी ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि हम भी बाहर निकल सकते हैं भाई। तुम गाड़ी लगा जाओगे, हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो क्या किया उसने, पड़ोसी ने ट्रक लगा दिया। नॉर्मली क्या था, नॉर्मली मेरी गाड़ी आके खड़ी है होती दरवाजे पे, लेकिन उसने ऐसा बड़ा गाड़ी लगा दिया यहाँ पे, तो अब मेरे पास मेरी गाड़ी अंदर आ ही नहीं पा रही है। सिंपल सी बात है कि यदि ये प्रमोटर होता और ये ऑपरेटर होता, कि ये ऑपरेटर होता, कि तो क्या होता? सिंपल से, प्रमोटर के पास में आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने की जगह थी, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता था, लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन को लेके आया, उसको यहां पे लाके खड़ा कर दिया, उसने जोड़ दिया, ठीक है, अपने जोड़ लिया। अब क्या हुआ, जब रिप्रेसर प्रोटीन यहां जुड़ गया तो प्रमोटर को जुड़ने की जगह जो थी वो बंद हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम तो ये हो गई कि अब जुड़ेगा नहीं आरएनए पॉलीमरेज आके, क्योंकि वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन से अटैचमेंट उसका होता नहीं है, अटैचमेंट तो प्रमोटर से था उसका। तो काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। दिस इज दी रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना। आई बात समझ में कि ऑपरेटर क्या काम कर रहा है? ऑपरेटर प्रोटीन को जोड़ने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, भूलना नहीं, बातें पूछूंगा मैं, ठीक है। द ऑपरेटर रीजन is adjacent to the promoter element in most operon, and in most cases the sequence of the operator bind to the repressor protein। मैंने कहा ना, पड़ोसी ने दरवाजे के सामने लाके ट्रक खड़ा कर दिया, रिप्रेसर प्रोटीन लाके, ठीक है। अब मेरा प्रमोटर अंदर ही नहीं आ पा रहा, ठीक है, मेरा स्कूटर अंदर ही नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम तो ये हो गई, ठीक है। तो ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर, के याद रखिए। अब कई कुछ दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर ओपेरॉन और ऑपरेटर एक है क्या? एक नहीं है बेटा, ओपेरॉन का हिस्सा है ऑपरेटर, ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन का हिस्सा है ऑपरेटर के। ऑपरेटर अलग होता है, ओपेरॉन अलग होता है। ओपेरॉन इज ए बिग कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन्स जिसमें ऑपरेटर भी शामिल है, जिसमें प्रमोटर भी शामिल है, और जिसमें स्ट्रक्चरल जीन भी शामिल है। इट्स ए ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेक ऑपरेटर
is present only in lake operon and it interact specifically with the lake repressor only। तो हर एक जीन का अपना खुद का एक ऑपरेटर होगा, अपना खुद का प्रमोटर होगा और अपना खुद का उसका रिप्रेसर होगा। एवरीथिंग इज यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेरॉन मॉडल। अभी तक हम ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाए, चलो उस पर बात करते हैं। देखो बेटा, ऐसा समझ लो आपके कि व्हाट इज द ओपेरॉन मॉडल। हम बोलते हैं ओपेरॉन इज ए स्कीम, एक योजना है जो बतलाती है कैसे जीन रेगुलेशन होता है। इट इज ए स्कीम टू एक्सप्लेन द इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम के, कैसे एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, कैसे रोक जाता है, कैसे उसको आप इंडक्शन कर सकते हैं, प्रेरण कर सकते हैं उसका, हिंदी में बोलेंगे इसको हम प्रेरण, और रिप्रेशन को बोलेंगे हिंदी में संदमन। ठीक है बेटा, है ना। तो कैसे आप जीन को, एंजाइम के प्रोडक्शन को आप जो है प्रेरित कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसकी बात करेंगे आपके। और ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो प्रोक्रिटिक जीन रेगुलेशन को एक्सप्रेस करता है आपके। और टर्म ओपेरॉन को पहली बार जो है वो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में 1960 में यूज किया गया है। एंड ओपेरॉन टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1960 इन द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है ना, क्लियर। और ओपेरॉन मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे वेरी वेरी आईएमपी, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकस मोनार्ट के। जैकब एंड मोनार्ट, साइंटिस्ट का नाम है जैकब एंड मोनार्ट के, पूरा नाम है फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकस मोनार्ट के। और इन्होंने ओपेरॉन मॉडल को दिया के, इनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1961 में। 1961 में उन्होंने जो है वो ओपेरॉन मॉडल को दिया और 1965 में इनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकस मोनार्ट प्रपोज्ड ओपेरॉन मॉडल इन 1961। और ये साइंटिस्ट पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में काम करते थे। ये फ्रांस में, फ्रांस के अंदर पेरिस सिटी में पाश्चर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने एस्ट्रोक्राई में लेक ओपेरॉन का जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझा, इन्होंने उसकी कंट्रोल को बतलाया। और दिस पहली बार था किसी ने जीन रेगुलेशन को इतना स्पेशल तरीके से एक्सप्लेन किया था। इसके लिए इनको 1965 में नोबेल प्राइज मिला। वेरी वेरी आईएमपी। क्लियर? कुछ नोबेल प्राइज एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें से एक बेटा ये है। तो हम समझ गए कि जो है ओपेरॉन मॉडल को जो है फ्रैंकोइस जैकब और जैकस मोनार्ट ने दिया। 1961 में ओपेरॉन मॉडल दिया गया और ये लेक ओपेरॉन को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल था। लेक ओपेरॉन का मतलब क्या है बेटा? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का को एक्सप्लेन करने वाला ओपेरॉन था। ठीक है, अब ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन्स situated next to each other in a DNA that can be switched on or off in a unified manner। के मतलब ये ओपेरॉन जो होता है इट्स ए ग्रुप ऑफ जीन, इट इज नॉट अ सिंगल, इट इज ए ग्रुप ऑफ जीन। इस वर्ड को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जो एक दूसरे के पास में होते हैं और वो स्ट्रक्चर जिनका स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ओपेरॉन इज द यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन की इकाई कहलाते हैं और इनके फंक्शन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होते हैं। एम्स के अंदर पूछा गया कि याद रखिएगा बेटा, ओपेरॉन का काम जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर नियंत्रण करते हैं, नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? मतलब ओपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन है। अब इसमें क्या जीन इन्वॉल्व है, चलो हम देखते हैं। एक ओपेरॉन में प्रमोटर जीन शामिल होता है, ऑपरेटर जीन शामिल होता है और स्ट्रक्चर जीन जनरली शामिल किए जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा दिस इज ए ओपेरॉन। इस ओपेरॉन में क्या देख रहे हो आप? पी फॉर प्रमोटर जीन, ओ फॉर ऑपरेटर जीन और जेड वाई ए जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें। ठीक है, दिस इज एन ओपेरॉन। ठीक है, और ओपेरॉन से आगे हम देख रहे हैं कि पूरे ओपेरॉन सिस्टम को पर जो है इफेक्ट डालने वाला एक रेगुलेटर जीन होता है जो रिप्रेशर प्रोटीन के माध्यम से असर डालता है। ध्यान से बात सुना मेरी, एकदम टू बी वेरी क्लियर, गलती मत करना। नॉर्मली ओपेरॉन के अंदर हम रेगुलेटर जीन को शामिल नहीं करते। नॉर्मली सामान्यतः हम रेगुलेटर जीन को ओपेरॉन के अंदर शामिल नहीं करते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में दे रखा हो तो उसी आंसर को चुनना आप। ठीक है ना, क्योंकि वहां कई बार एग्जामिनर इस तरह के आंसर, कन्वेंशन आंसर को ले लेता है। ठीक है ना, तो मैं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन डीपीपी के अंदर दे दूंगा ताकि आप गलती ना करें आप। ठीक है, दो तरह के ओपेरॉन सिस्टम होते हैं बेटा, एक होता है इंड्यूसिबल सिस्टम, एक होता है रिप्रेसिबल सिस्टम। अब देखो सिंपल से, इंड्यूसिबल सिस्टम मतलब है कि आपने ओपेरॉन को चालू कर दिया, मतलब कोई केमिकल अंदर आया, सिस्टम चालू हो गया, इंड्यूसिबल।
कोई केमिकल अंदर आया, सिस्टम बंद हो गया, रिप्रेसिबल। क्लियर? समझते के देखो, जब हम बात करते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम की, हम बात करते हैं मतलब इन एशिया कोलाई यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज इज ब्रॉट अबाउट बाय 3 एंजाइम, नेमली के एशिया कोलाई में लैक्टोज का उपयोग करने के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा होता है लेक परमिएज, तीसरा होता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है ना। और ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम नॉर्मल कंडीशन में जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है, तब ये तीनों एंजाइम नहीं बनते, इनका प्रोडक्शन नहीं होता है या बड़ा मिनिमम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण ये तीनों एंजाइम तेजी से बनने लगते हैं, क्योंकि लैक्टोज को पचाना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लैक्टोज इज ए इंड्यूसर, जिसने की मीडियम में प्रेजेंट था, उसकी प्रेजेंस से ये तीनों एंजाइम काम करने लगे, बनने लगे, ठीक है। When lactose is added in the culture medium, the production of enzyme is enhanced by 1000 times के जैसे मीडियम कल्चर मीडियम में आप लैक्टोज को ऐड करते हो, ये तीनों एंजाइमों का प्रोडक्शन 1000 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और बेटा लेकोप्रोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लो कॉन्सेप्ट के, ऐसे एंजाइम जिनका प्रोडक्शन किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस के कारण, ऐसे एंजाइम जिनका प्रोडक्शन किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस के कारण जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, उन्हें हम इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हैं। सच एंजाइम whose production is induced by adding the substrate is called the inducible enzyme के, और ऐसे जेनेटिक सिस्टम को हम इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं के। और ऐसा सबस्ट्रेट, ऐसा आधारी पदार्थ सबस्ट्रेट जो इन एंजाइमों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा देता है, उसको हम इंड्यूसर कहते हैं। क्लियर? और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंड्यूसिबल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है लेकोप्रोन के, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में के। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इंड्यूसिबल सिस्टम का मतलब यह है कि नॉर्मली सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट था तो उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कारण पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया और एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ऐसे एंजाइम को इंड्यूसिबल एंजाइम कहा हमने, ऐसे सबस्ट्रेट को हमने इंड्यूसर कहा, और इस पूरे सिस्टम को हमने इंड्यूसिबल सिस्टम बोला हमने। इंड्यूसिबल सिस्टम जो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस के कारण एंजाइम का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा देगा, ठीक है। एग्जांपल लेकोप्रोन के। दूसरा होता है रिप्रेसिबल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये नॉर्मली जीन काम कर रहे थे, जीन में प्रोडक्शन नॉर्मली चल रहा था, लेकिन कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के आने के कारण, कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के आने के कारण सडनली क्या हुआ, सडनली जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल के आने के कारण सडनली जीन काम करना बंद कर दिए, तो वो रिप्रेसिबल सिस्टम है। क्या लिखा है? दिस सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन नीड्स 5 एंजाइम इन एशिया कोलाई। एशिया कोलाई में एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए 5 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। यानी 5 एंजाइम काम करेंगे तब जाकर एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन बनेगा, के यदि मीडियम में इफ ट्रिप्टोफैन इज एडेड इन द कल्चर मीडियम, यदि कल्चर मीडियम में ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन को ऐड कर दिया जाए, जब बाहर से ट्रिप्टोफैन मिलेगा तो क्या जरूरत है अंदर से ट्रिप्टोफैन बनाने की? मतलब नॉर्मली क्या हो रहा है, एशिया कोलाई के पास ट्रिप्टोफैन मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, तो उसको ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन करना पड़ता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन जब बाहर से ट्रिप्टोफैन मिलेगा तो कोई अंदर प्रोडक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि if tryptophan is added in the culture medium, the synthesis of these enzyme is reduced। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिप्रेशन बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जिस मटेरियल को जो है बैक्टीरिया खुद बना रहा था, जब वो मटेरियल बनाया मिल जाएगा तो क्या खुद बनाने की आवश्यकता होगी? खुद बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बाहर से आपने कोई मटेरियल को ऐड किया, उससे जो एंजाइम थे उनका प्रोडक्शन रुक गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एंजाइमों को रिप्रेसिबल एंजाइम कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम रिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? और याद रखिए ऐसे जेनेटिक सिस्टम को हम रिप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट जो ट्रिप्टोफैन था वो 5 एंजाइमों के काम करने के बाद बन रहा था। आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया आपने, तो उन 5 एंजाइमों की रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे मटेरियल को जिसको ऐड करने से जीन का स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसे मटेरियल जिनको ऐड करने से जीन का स्विच ऑफ हो जाता है। रिप्रेसिबल सिस्टम में जो नॉर्मली जीन काम करते हैं वो ओपरॉन का सिस्टम बंद हो जाता है, उन्हें उस मटेरियल को हम को रिप्रेसर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपरॉन इन एशिया कोलाई, इसको भी देखेंगे हम आगे, ठीक। तो एशिया कोलाई में ट्रिप्टोफैन ओपरॉन जो होता है वो उसमें ट्रिप्टोफैन एक संदमक के रूप में काम करता है, उसकी प्रेजेंस के कारण ओपरॉन सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। चलिए तो एक बात समझिए हमने आज कि जीन रेगुलेशन क्या होता है,
क्या उसकी आवश्यकता होती है। हमने ये भी देखा कि जो है वो ओपेरॉन क्या होते हैं कि ऑपरेटर जीन क्या काम करता है, प्रमोटर क्या होता है कि, तो हमने आज बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा हमने जीन रेगुलेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम पर और लेक ओपेरॉन को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कैसे काम करता है। क्लियर? तो बस कुछ क्लास और बची टेस्ट चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसके। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं हमेशा कहता हूं लेक्चर के शुरू में जो जोश था वो लास्ट में भी वो जोश रहना चाहिए प्रेजेंट के। मुझे मालूम है लेक्चर लंबे आते हैं कई बार, लेकिन हमको ये मालूम है ना कि हमारी मंजिल भी लंबी है, सफर भी लंबा है, और ऊंचाई मंजिल की जहां पर भी है वहां पर हम झंडा गाड़ के आएंगे, जीत कर आएंगे। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.